हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find this video of some real help, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. प्लीज लाइक द वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल एडिटोरियल आया है रिटन बाय डॉक्टर सी राजा मोहन। आपको पता है ये काफ़ी हाई स्टेचर पे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिसिस में। तो उन्होंने बताया है कि कैसे जो रशिया की यूक्रेन स्ट्रैटेजी है, व्हाट लाइज एट द हार्ट ऑफ इट इज डिवाइडिंग द वेस्ट, और कैसे जो बाइडेन उस वेस्टर्न कोलिजन को साथ रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अ वेरी ब्यूटिफुल एडिटोरियल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस से। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि हम इसके बारे में सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन तक कन्फाइंड ना रहे। मैं और भी कुछ कुछ आपके साथ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या रीजंस हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब कुछ। तो द इशू इज गवर्नमेंट सॉ फॉर्डर क्राइसिस कमिंग ओवर 2 years ago बट प्लान्स रिमेन्ड ऑन पेपर। ओके, इससे पहले कि हम बाकी चीजें डिस्कस करें कि क्या रीजंस हैं, फॉर्डर क्राइसिस हो क्यों रहा है, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है। जस्ट अ कर्सरी रीडिंग। अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग क्राइसिस। देखिए, सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को पिछले 2 सालों से पता है कि फॉर्डर का शॉर्टेज आने वाला है, लेकिन और इसीलिए उन्होंने देखिए एक ब्लूप्रिंट भी इवॉल्व किया सरकार ने, और ये 2 साल पहले ही हो चुका था, जिससे हम बेसिकली फॉर्डर का जो डेफिसिट है, स्केर्सिटी है, उसको मीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई खास कंक्रीट स्टेप लिया नहीं गया सरकार द्वारा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखिए, जो ब्लूप्रिंट इवॉल्व किया गया था, उसके माध्यम से सरकार चाहती थी कि 100 FPOs यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली बनाई जाए फॉर्डर के लिए। किनके द्वारा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, NDDP। लेकिन अभी तक ऐसा सिंगल FPO तक नहीं रजिस्टर किया गया है NDDP द्वारा। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है जब भी हम FPO बना देते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो फोकस है एक पर्टिकुलर थिंग का, वो ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज द मोर द फार्मर्स द बेटर इट इज। ओके, तो देखिए अब क्या है, जो प्रपोजल क्या था, प्रपोजल था कि 100 FPOs स्पेसिफिकली फॉर्डर के लिए बनाए जाएंगे, और इसे ड्राफ्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा सितंबर 2020 में, जिससे हमें पता चलता है कि जो फॉर्डर क्राइसिस, जो इतने ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं फॉर्डर के प्राइसेस में, बहुत कुछ जो हम देख रहे हैं, ये पहले ही इसकी भनक सरकार को लग गई थी। और देखिए, ये पूरा जो 100 FPOs फॉर्डर के लिए स्पेसिफिकली बनाना है, इसका बेसिकली जो अम्ब्रेला है, यानी कि जो इसका अपर पार्ट है, जिसका ये पार्ट है बेसिकली ये इनिशिएटिव, वो किस गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्लान का है? देखिए, गवर्नमेंट का एक प्लान है कि वो 10,000 FPOs बनाए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जब भी आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो FPOs का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो जो सरकार का बजट 2019-20 में रिलीज किया गया था, उसमें ये चीज अनाउंस की गई थी कि हम 10,000 FPOs बनाएंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल दैट, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स, बट एज पर द डिटेल्स अवेलेबल विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अगस्त 16 तक, इस साल के अगस्त 16 तक इस 10,000 की अगर हम बात करें टारगेट की, तो कितने बन चुके हैं, बेसिकली कितने अलॉट हो चुके हैं? देखिए, 8,416 FPOs हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू 13 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के। देखिए, कुछ कुछ FPOs ये चीज स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ और सेक्टर में काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेकिन इसमें से भी 8,416 में से भी जो रजिस्टर्ड है सिर्फ और सिर्फ अराउंड 3,287 है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि काफी अब समय हो गया, 2 साल से भी ज्यादा, 3 साल हो गए अराउंड आपके इस बजट की अनाउंसमेंट को। ओके, अब देखिए, फर्दर ऑफ द 26 FPOs जो एलोकेट की गई हैं NDDP को, यानी कि डेयरी सेक्टर को। देखिए, आपको अभी हम बहुत कुछ पता चलेगा आपको कि क्यों एक्चुअली ये मैटर करता है। फॉर्डर मैटर ही क्यों करता है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर MSP या इन चीजों के अगेंस्ट आसपास ही तो रिवॉल्व करता है, हमें लगता है ऐसा, पर क्यों हमें इसके बारे में
पढ़ना ज़रूरी है, आपको खुद पता चल जाएगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी ऊपर से एटलीस्ट नज़र मारिए कि किस तरह की फॉडर क्रॉप्स होती हैं, जैसे हे या फिर मेज, बहुत सारी ऐसी जैसे आप काउपी देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो ग्रेन्स होती हैं, क्या क्या फॉडर कैटेगरी में आता है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी खुद से उसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो 26 FPO थे जो NDDP को एलोकेट किए गए थे, उसमें से सिर्फ एक रजिस्टर्ड है अभी तक 2022 में, और वो भी एक जो है FPO वो फॉडर के लिए डेडिकेटेड नहीं है, इट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द हनी सेक्टर। तो आपको पता चल रहा है कि बेसिकली इस चीज की भनक लगने के बाद भी कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया। इसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कुछ स्टैट है जो आपको याद रखना है। ओके अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो फॉडर क्रॉप्स हैं वो अकाउंट करते हैं पूरा जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। देखिए अगर हम 1950 की बात करें, 1950-51 के पीरियड की बात करें, तो जो पूरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया था, जितने भी लैंड पे क्रॉपिंग हुई है, उसमें से सिर्फ 3.3% एरिया जो था वो फॉडर क्रॉप्स के लिए उगाया गया था। फॉडर क्रॉप्स डेडिकेटेडली कुछ फॉडर क्रॉप्स होती हैं, राइट। वैसे तो हम स्ट्रॉ देखते हैं, वीट का स्ट्रॉ भी ड्राई फॉडर की तरह हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ग्रीन फॉडर, जो फॉलिएज लीव्स होती हैं ग्रीन, वो एज इट इज आप जो मॉइस्चर है जिसमें आप खिला देते हैं अपने, जो विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ काउज एंड बफलोज। ओके, तो ये चीज 1950-51 में थी, पर अगर हम इनका इंक्रीज भी देखें 2014-15 तक, तो बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। इट इज एट द परसेंटेज ऑफ ओनली 4.6%। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का सिर्फ इतना ही फॉडर क्रॉप्स के लिए डेडिकेट किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, इट इज रिमेन्ड मोर और लेस स्टेगनेंट। ये भी 1990-91 तक से लेके अभी तक 4.5%, 4.6% अराउंड ही रहा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फॉडर शॉर्टेज है, बहुत बार जो बहुत सारे MPs हैं, बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं, टाइम टू टाइम उन्होंने इस चीज को रेज किया है, इस इशू को रेज किया है। तो देखिए एक बारी एक MP ने जब बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा सरकार से, एक रिटन रिप्लाई जब उनको मिला, तो उसमें क्या मिला, 2021 की बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर ने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि देखिए हाँ, हम एक्नॉलेज करते हैं, हम मानते हैं कि काफ़ी शॉर्टेज है फॉडर का, और हमें ये भी पता है कि देखिए फॉडर अच्छा नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो तो ऑब्वियसली अफेक्ट होगा ना। देखिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिन काउ से आप मिल्क लेना चाहते हैं, लेकिन उनको आप सही न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, उनको फैट कंपोनेंट, प्रोटीन कंपोनेंट, कार्बोनेशियस कंपोनेंट पूरा नहीं मिलेगा, तो आप कैसे उनसे मिल्क लेंगे? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तो ठीक है ये चीज़। ऑलराइट, अब देखिए जो हम 34th रिपोर्ट देखेंगे स्टैंडिंग कमिटी की ऑन एग्रीकल्चर, तो उन्होंने एस्टिमेट किया है, ये कुछ डेटा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि कंट्री हैज अराउंड 530 मिलियन टन्स, 880 मिलियन टन्स एंड 96 मिलियन टन्स रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। ड्राई फॉडर हमें चाहिए 530 मिलियन टन्स। ओके, हमें ग्रीन फॉडर यानी कि जो एक्चुअल में बिल्कुल ताज़ा क्रॉप्स होती हैं, जिनके लिए क्रॉप करेंगे आप बेसिकली एरिया पे, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट 880 मिलियन टन्स है, जिसकी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेट की बात करें, कॉन्सेंट्रेट की रिक्वायरमेंट है 96 मिलियन टन्स। आपको पता है ड्राई फॉडर क्या होता है, जो भूसा वगैरह जो ड्राई कर देते हैं हम बेसिकली, या ग्रास है उसको सुखा दिया, ठीक है, फिर उसको हम खिलाते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन फॉडर तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसके लिए स्पेसिफिकली आप ग्रो करते हैं कुछ क्रॉप्स को फॉडर के लिए। ओके, जो फोलिएज होती हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रीन लीफी चीजें होती हैं ना, जो जिस तरह की, ठीक है, जैसे आप अगार अल्फा देखेंगे अगर आप, है ना, अल्फा स्पेसिफिकली ग्रोन फॉर फॉडर समटाइम्स। ओके, अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेट की, तो कॉन्सेंट्रेट आपको पता होगा, कॉन्सेंट्रेट बेसिकली अगर हमें एक प्रोटीन रिच मील बनाना है कैटल के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ एलिमेंट्स हमें पता है जो प्रोटीन रिच हैं, कुछ हमने मेज डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, कुछ कुछ और ऑयल केक्स डाल दिए, राइट, इस तरह की चीजें। कॉन्सेंट्रेट से बेसिकली क्या होता है, फैट मिलता है, रिक्वायर्ड फैट जो चाहिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो मिलता है काऊ को, ठीक है। तो ये चीज, उसकी रिक्वायरमेंट हमने देख ली। ऑलराइट, वेयर वर वी? ओके, 2020 में, लेकिन अवेलेबिलिटी कितनी है? अवेलेबिलिटी का अगर हम डेटा देखें तो 408 मिलियन टन्स, 596 मिलियन टन्स और 61 मिलियन टन्स हैविंग अ डेफिसिट ऑफ 23% ड्राई फॉडर। 23% का डेफिसिट है ड्राई फॉडर की अवेलेबिलिटी में, 32%
का डेफिसिट है ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी में, और 36% का डेफिसिट है कॉन्सेंट्रेट की अवेलेबिलिटी में। ओके, ये चीज। और बाय द ईयर 2025 जो डेफिसिट है ड्राई फॉडर का, ग्रीन फॉडर का और कॉन्सेंट्रेट का, वो 23%, 40% और 38% हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे छूट गई थी, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से, ताकि हम जो मेन डिस्कशन है, देखिए ये डिस्कशन थोड़ी सी लंबी चल सकती है, लेकिन आई स्वेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसे ध्यान से सुनिए, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता ये विजन IAS की मैगजीन्स में कवर होगा नहीं होगा, मैं ये चीज आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि विजन IAS शायद सभी पढ़ते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उन मैगजीन्स को तो पढ़िए ही हर महीने के एंड में, लेकिन वो मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। कहीं चीजें जो बहुत ब्रीफ में दिखी है, क्या पता उस पर एक बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन पूछा जा सके तो आपके पास पॉइंट्स भी ना हो लिखने के लिए, कहीं चीजें कवर ही नहीं की जाती, तो क्यों आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मिस करते हैं? ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है कि अंडर द गवर्नमेंट FPO स्कीम, जो FPO स्कीम है, जैसे भी हमने देखा कि 10,000 FPOs बनाए जाएंगे, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है FPOs को, वो 3 वेज में मिलता है। एक होता है मैनेजमेंट कॉस्ट जो ₹18 पर FPO है, एक होता है इक्विटी ग्रांट जो आप बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशंस में उन्हें इक्विटी शेयर्स देते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर सके, उन्हें इंसेंटिव मिले कि ठीक है हम भी कुछ हैं, ओनरशिप मिल गई हमको किसी चीज में, ठीक है। तो मैक्सिमम ₹15 लाख इक्विटी ग्रांट मिलता है। और अगर हम क्रेडिट गारंटी की बात करें, जो उन्हें लोन मिलेगा, जो सरकार गारंटी लेगी अगर बाई चांस वो लोन वापस कर भी ना पाए, तो जो बैंक्स है वो लोन देने से कतराए ना, क्योंकि उनको पता है कि सरकार ने गारंटी दिया है इनको लोन देने की, तो सरकार वापस भरेगी अगर वो नहीं भर पाए तो, ठीक है। तो इनकी गारंटी का जो कवर है प्रोजेक्ट्स कितने तक के प्रोजेक्ट्स के लिए मिलता है, जिनका जो लोन है एक्सीड ना करे 2 करोड़ की अमाउंट को, ठीक है। तो ये 3 बेस में FPO स्कीम में जो बेसिकली एलोकेशन है वो होती है। तो अब हम देखते हैं ये कुछ चीजें, देखिए क्यों why the availability of good and affordable quality feed and fodder actually matters, क्यों ही ये important है डिस्कस भी करना। देखिए एक स्टडी है जो कंडक्ट की गई है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर 100 किलो के फीड, यानी कि जो भी खाना मील है जो बेसिकली कैटल का जो रिक्वायर्ड है, इंडिया इज शॉर्ट ऑफ 23.4 kg ऑफ ड्राई फॉडर, 11.24 kg ऑफ ग्रीन फॉडर एंड 28.9 kg ऑफ कॉन्सेंट्रेट फीड। तो दिस इज समथिंग नॉट इंपॉर्टेंट, आप वो वाला डेटा याद रखिए, ये याद रखिए, बात एक ही है, एक ही डेटा कोई भी याद कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा अगर अच्छा फीड नहीं होगा, फॉडर नहीं होगा, तो जो प्रोडक्टिविटी लेवल है मिल्क का, बेसिकली कैटल का, वो कम हो जाएगा। ओके, और ये वन ऑफ द चीफ रीजंस है कि क्यों इंडियन लाइफ स्टॉक्स की जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। प्रोडक्टिविटी यानी कि कितना वो मिल्क दे पाती हैं, अगर हम एक महीने या एक दिन या एक साल के एवरेज को देखें तो ग्लोबल एवरेज से 20% to 60% तक कम है। डिपेंड करता है कि कहाँ कौन कौन सी स्टेट की आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छा फॉडर ना होने की, देखिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो अगर मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से कवर किया होगा या कैसे पढ़ते हैं, आई डू नॉट नो, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पता होगा जब हम बहुत बारी पढ़ते हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इन तरह की जगहें जो पेस्टोरल रीजन है, या फिर इन तरह की जो डेयरी सेक्टर है इनका बहुत फ्लरिश करता है, बहुत ज़्यादा, ये लोग अपने मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है डेयरी सेक्टर से, मिल्क के, ठीक है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ काउज ज़्यादा है इसीलिए हम नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर हैं, पर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, नंबर ऑफ काउज कम है, कैटल कम है, लेकिन हर एक काउ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ का फॉडर बहुत अच्छा है, वहाँ पे ग्रीन लैंड्स, ग्रास लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं जो उनको एक अच्छे न्यूट्रिएंट बैकअप देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल ज्ञान हो गया। ओके, हाई इनपुट कॉस्ट, देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम ब्रेक डाउन करें इनपुट कॉस्ट को, तो हमें पता चलेगा कि फीड कॉन्स्टिट्यूट 60% to 70% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट। मिल्क प्रोडक्शन में जितना भी जाता है कॉस्ट, उसमें से अगर आप अच्छा फीड चाहिए, आपको मिल्क प्रोडक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट ही एक अच्छा फीड है, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट 60 to 70% कॉस्ट जो निकलेगी वो ऑब्वियसली फीड की निकलेगी, ठीक है। तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की अगर हम बात करें जो 2014 में लॉन्च किया गया था, उनका फोकस क्या है कि सपोर्ट करें फार्मर्स को इंट्रोड्यूसिंग फॉडर
fodder from non-forest wasteland or grassland and cultivation of coarse grains for fodder. ओके अब देखिए, लेकिन क्योंकि ये मॉडल इतना अच्छा सस्टेन नहीं कर पाया फॉर्डर अवेलेबिलिटी को, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं थे वैल्यू चेन में, ना ही मार्केट डेवलप थी यानी कि फॉरवर्ड लिंकेज, ना ही बैकवर्ड लिंकेज यानी कि एक अच्छे से आप कह सकते हैं कि जो फॉर्डर क्रॉप्स का ग्रो करना, फिर वहां से किसी ने उसको लिया, फिर उसको फॉर्डर में बनाया, ठीक है, सुखाया या कुछ भी इस तरह का लिंकेज नहीं था। ओके कोई ऐसी फैसिलिटीज, कोई ऐसे तरह का स्टोरेज उस टाइम पे इतने सारे नहीं थे, इस वजह से हम इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाए। अब देखिए फिर लॉन्च किया गया बेसिकली एक सब मिशन ऑन फॉर्डर एंड फीड, इसको हम डिस्कस बेसिकली आगे करेंगे। सब मिशन ऑन फॉर्डर एंड फीड, ये आपके लिए एक पॉइंट है कि क्या सरकार कर रही है। एक और पॉइंट मैं आपको प्राइवेट सेक्टर का बताऊंगी, 2 पॉइंट आपके लिए मेरी तरफ से हो जाएंगे, यू कीप इट फ्रॉम माय साइड। देखिए वैसे भी ये करंट नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन पिछले 1-1.5 साल पहले आया है, तो अभी तो वैसे भी बहुत ही करंट अफेयर्स करंट नहीं रह गए हैं, कंटेम्प्रेरी हो गए हैं, मतलब पिछले 3-4 साल या 2-3 साल के। तो इतना कुछ तो पॉसिबल नहीं है कि विजन वाले भी अपनी एक, देखिए पहले ही मुझे तो लगता है वो इतना छोटा फॉन्ट होता है और आपको, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है उसको पढ़ने के लिए, अगर आप कमेंट में बता सकें कि कितना टाइम लेते हैं आप उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी वेरी मतलब बहुत कुछ है, डिटेल्ड है बहुत ज्यादा, वो तब भी उसमें इतना कुछ कवर नहीं कर पाते, वो कैसे करेंगे, बच्चे तो इतना ही पढ़ लें, वही बहुत बड़ी बात है। वाई सबमिशन ऑन फॉर्डर एंड फीड इज सिग्निफिकेंट, देखिए अगर हम बात करें, एज अबाउट 200 मिलियन इंडियंस आर इन्वॉल्व इन डेयरी एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये बात आपको पता है, इसीलिए जो स्कीम है डेयरी सेक्टर के फार्मर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी पॉवर्टी एलिविएशन, या फिर हम बार बार कहते हैं डबलिंग देयर फार्मर इनकम, जो डबलिंग फार्मर इनकम का जो गोल है वो डेयरी सेक्टर से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सब मिशन है, तो ये क्या करना चाहता है बेसिकली, ये करेगा क्या, ये नेटवर्क बनाएगा एंटरप्रेन्योर्स का, जो करेंगे who will actually make silage the hub and sell them directly to the farmers। फार्मर्स क्या है, स्पोक है, आपको हब एंड स्पोक मॉडल पता होगा, बीच में हब होता है फिर स्पोक्स बहुत सारे, तो फार्मर्स को बेसिकली हब ने बेचना है फॉर्डर, ठीक है। पहले फिर हब क्या करेगा, देखिए हम पढ़ लेते हैं साइलेज क्या होता है, अगर आपको बाई चांस नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ साइलेज क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में। देखिए साइलेज क्या होता है, अगर फीड है यानी कि अगर आपने क्रॉप्स ली उनको फर्मेंट करवाया, ताकि आप देखिए क्या कर सकें, आप स्टोर कर सकें हाई मॉइस्चर क्रॉप्स को अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ साइलो, बंकर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे टैंक्स होते हैं जिसे बेसिकली आपने क्रॉप्स को, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर पूरे लंबे समय तक फॉर्डर अवेलेबल करवाना चाहते हैं, क्या पता, देखिए सिर्फ 3 ही तो महीने होते हैं बेसिकली जब फॉर्डर क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, तो बाकी महीनों में आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको थोड़ा सा फर्मेंट करवा के रखते हैं, बेसिकली पिकल बनाते हैं ना हम। पिकल क्यों बनाते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चल जाए, रखे रहें आप 3-4 साल, मतलब जैसे भी, ठीक है। तो उसमें बड़ा सारा ऑयल डालते हैं, उसको एसिडिक बनाते हैं, राइट, यही करते हैं। तो ये भी बेसिकली यही कर रहे हैं, फर्मेंट करके जो जितना भी आपने ऐसे क्रॉप्स वगैरह ली, फॉर्डर क्रॉप्स वगैरह, जो हब क्या करेगा उसको साइलेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसको थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर देगा फर्मेंट करवा के, ताकि वो खराब ना हो, और अगर कल को फॉर्डर शॉर्टेज हो, तो फॉर्डर शॉर्टेज जब भी हो जिस सीजन में, हम उनको फॉर्डर अवेलेबिलिटी पूरी करवा सकें, ठीक है। तो ये चीज, तो बेसिकली अब क्या होगा, ब्रिंगिंग डाउन द इनपुट कॉस्ट, देखिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइलेज क्या करेगा, इट वुड एक्चुअली ब्रिंग डाउन द इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स, क्योंकि जो साइलेज है वो काफी चीपर है कॉन्सेंट्रेट फीड में। देखिए आप एक प्रोटीन मील लेने जाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें कहेंगी जी इसमें ये फिश भी है, ये है, वो है, तो फिर उसमें ऑब्वियसली महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे फिश तो नहीं डालते, बट कुछ उसका कहते हैं कि ये वाला विटामिन है, ये वाला प्रोटीन, इट बिकम्स वेरी वेरी कॉस्टली, राइट। तो इसीलिए साइलेज इज मच चीपर, तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, राइट, जो कैटल है उनकी इनपुट कॉस्ट को कम करें, और आप जो मिडिल मैन है यू डू अवे विद देम, ओके। मिडिल मैन आपको पता है बहुत सारा पैसा बीच में ले जाते हैं। अगर इंडिया की हम लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें, इट इज अराउंड 535.78 मिलियन। देखिए लाइफ स्टॉक डेयरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एलएसडी भी चल रहा है, यानी कि लंपी स्किन डिसीज भी, उनसे मिल्क यील्ड कम हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें एक बहुत ही आइसोलेटेड मैनर में कभी मत पढ़िए, आप हमेशा एग्जॉस्टिव मैनर में पढ़िए, ठीक है। कैसे कनेक्ट द हाउ यू हैव टू एक्चुअली कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर, यू शुड एक्चुअली लर्न दैट, ओके।
अब देखिए क्या है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो ये चीज़ें हम कब कर पाएंगे। थोड़ा सा मिशन के बारे में देख लेते हैं। अगर देखिए स्कीम में सरकार क्या प्रोवाइड करेगी, 50% ऑफ कैपिटल सब्सिडी अप टू ₹50 लाख टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द बेनिफिशियरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ पे साइलेज वगैरह बनाया जाएगा उन चीज़ों के लिए, साइलोज बना रहे हो आप या जो भी मशीनरी प्रोक्योर कर रहे हो वैल्यू एडिशन के लिए फीड में किसी तरह की, उन चीज़ों के लिए। प्राइवेट ऑन्टरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज, डेयरी कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 एनजीओज, ये जितने भी हैं बेसिकली ये बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं इस स्कीम में। ठीक है, और स्कीम क्या करेगी बेसिकली ये सब कुछ आपको पता है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब चैलेंजेस क्या है, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा तो सीजनल अवेलेबिलिटी, तो इसीलिए तो ये चीज़ अच्छी है कि आप साइलेज बनाएं, ठीक है, उसको पिकल करके रखिए ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज फीड सेक्टर में यही है कि जो गुड क्वालिटी ग्रीन पाउडर है वो अवेलेबल ही सिर्फ 3 महीनों के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फर्मेंटिंग ग्रीन पाउडर। देखिए आइडियल सोल्यूशन वुड बी टू फर्मेंट ग्रीन पाउडर एंड कन्वर्टेड इनटू साइलेज। ठीक है, इसीलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है इट इज गुड। ये साइलेज के बारे में देखिए आप देख सकते हैं, है ना, कैसे साइलेज बना हुआ है, छोटा छोटा चॉप चॉप कर करके। ठीक है, ये ऐसे किया हुआ है। अब देखिए जो पाउडर क्राइसिस जो करंटली इम्पैक्ट कर रहा है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया को, इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइम टू कंसिडर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। देखिए मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी कॉजेज क्या है इस पाउडर क्राइसिस के। ठीक है, सबसे बड़ा क्राइसिस देखिए वीट क्राइसिस है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वीट का शॉर्टेज चल रहा है। ये बात आपको पता है कि वीट एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया गया है। ऑब्वियसली जो यूक्रेन वॉर वगैरह के बाद वीट की शॉर्टेज आ गई, फूड सिक्योरिटी शॉर्टेज आ गई, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ समय के लिए हमने एक्सपोर्ट किया था, मार्केट के वैक्यूम को हमने कवर किया था, लेकिन हमारा खुद का वीट यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हमारी वीट की इतनी प्रोडक्शन हुई ही नहीं है। देखिए वीट को चाहिए ठंडा क्लाइमेट, राबी सीजन। ठीक है, तो उसमें लेकिन अभी क्या हुआ, हॉट समर्स हैं, बहुत ज्यादा अनयूजुअली हॉट समर, क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धीरे धीरे वीट का जो शॉर्टेज हम देखने के लिए हमें मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये लार्जर क्लाइमेट चेंज का भी इशू आ गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक बेसिक चीज लिखी है, डेफिनेटली एनिमल्स आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू द फॉडर क्राइसिस। अब देखिए राबी सीजन में एक और चीज है, एक तो क्लाइमेट चेंज इशू हो गया या हीट वेव्स या कुछ भी। ठीक है, अब राबी सीजन में क्या होता है, कुछ कुछ जो नॉर्थ इंडिया, स्पेशली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, स्पेशली आप राजस्थान, अगर आप स्पेसिफिकली कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा फॉडर शॉर्टेज है। मैं बताऊँ आपको क्यों, क्योंकि राजस्थान में वीट ही नहीं है। वीट क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे देखिए राजस्थान में आपको पता है पानी की कमी है। पानी की कमी है तो वहां पे राबी सीजन जब होता है, वीट को तो थोड़ा बहुत पानी अच्छा खासा चाहिए ही ना, तो इसीलिए वहां के जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, राबी सीजन में मस्टर्ड उगा देते हैं वीट की जगह। तो फिर भाई मस्टर्ड का कैसे आप बनाएंगे फॉडर। ठीक है, तो वीट का फॉडर, वीट का स्ट्रॉ बेसिकली खाते हैं, भूसा यूजुअली, अब वो अवेलेबल नहीं है। तो इस ये एक रीजन है कि आप बेसिकली जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वीट को फार्मर्स मस्टर्ड से, क्योंकि मस्टर्ड को कम पानी चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब एक और जो मेरी तरफ से आपको पॉइंट यहाँ से मिलता है वो एक है कंपनी जिसका नाम है बेंगलुरु बेस्ड एंटरप्राइज है हाइड्रो ग्रीन्स एग्री सोल्यूशन। एक मैंने आपको क्या पॉइंट दिया, एक दिया जो सबमिशन है सरकार का, दूसरा प्राइवेट सेक्टर कैसे काम कर सकता है इस चीज में, वो है हाइड्रो ग्रीन्स कंपनी। वो इट वाज फाउंडेड इन 2019। अब ये क्या कर रहे हैं, इस गैप को ही, क्वालिटी फॉडर जो नहीं मिल रहा इंडियन फार्मर्स को, उसको ही कर्व करने के लिए, फिल करने के लिए गैप को ये कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है। इसका एम क्या है, बेसिकली डेयरी फार्मर्स की इकोनॉमिक वेलबींग को बढ़ाना। तो हम देख सकते हैं बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू। ओके, ऑलराइट, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये अपने वहां पे बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी इनके साइलोज हैं या फिर बंकर्स हैं उसमें ये क्या करते हैं, फॉडर मतलब उसको थोड़ा पिकल करवाते हैं या जैसे भी उसको रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, फिर जब पूरे सीजन में, जैसे ड्राई सीजन आया या कभी भी, तो फिर ये जो फार्मर्स हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनको सप्लाई करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा डेटा भी दिया था, आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर। बहुत सारा डेटा दिया था कि कैसे इन्होंने देखा है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी इनकम में ₹60 पर कैटल इंप्रूवमेंट आई है इनके अच्छे फॉडर अवेलेबिलिटी की वजह से। ठीक है, और काफी चीप भी है, काफी चीजें इंश्योर कर रहे हैं ये इसके अपनी मदद से। तो आप ये एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडिया की मिल्क प्रोडक्टिविटी भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स अगर खुद से इनिशिएटिव लें तो बढ़ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। दिस इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू
द लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स। आई होप आपको ये चीज़ हेल्प करे और एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इस चीज़ से आपको मिली हो। अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डे, मतलब बहुत कुछ। आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस टू हैपन विच इज़ एक्चुअली फाइनली हैपन। नोबेल प्राइज विनर। ओके, अभी हम देखेंगे क्या पाबो को क्योंकि किस लिए नोबेल प्राइज मिला है। उससे पहले हम देखते हैं ये सी राजा मोहन का एडिटोरियल। ओके, देखिए क्या हुआ है। जो यूक्रेन में वॉर है वो डेफिनेटली एक बहुत ही डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन देख रहे हैं कि किस तरह से पुतिन इज गोइंग मैड ओवर द इनसिक्योरिटीज दैट आर हैपनिंग और दैट आर बीइंग क्रिएटेड इन द बैटलफील्ड। क्या हो रहा है बेसिकली, लास्ट हफ्ते हमने क्या देखा, एनेक्स किया गया 4 डिस्ट्रिक्ट्स को ईस्टर्न यूक्रेन के, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खरसोन, रशिया द्वारा। ठीक है, फाइनली अब इन्होंने ऑफिशियली रशियन टेरिटरीज इनको बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन है बेसिकली कि जो आप फिर उसके बाद इस तरह से आपने एनेक्स कर लिया, ये सबसे बड़े चैलेंजेस लेके आ रहा है रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए, यूएस के लिए और नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया के लिए भी। हम देखेंगे इन सारी कंट्रीज के लिए, इन सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखिए पुतिन के लिए जो रियल टेस्ट है वो अब शुरू होता है। देखिए क्या हुआ है बेसिकली, जिस तरह की सेरेमनी और सेलिब्रेशन हमने क्रेमलिन में देखी लास्ट फ्राइडे, जो बेसिकली यूक्रेनियन टेरिटरीज को आपने अपने उसमें इंटीग्रेट करने का फाइनल डिसीजन ले लिया, उसमें कैसे रशिया रशिया चिल्लाया जा रहा था, यू ऑल सॉ दैट। अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल इमीडिएट उसका फॉल आउट क्या था कि लाइमन जो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब था, ट्रांसपोर्ट हब था रशिया के लिए, जो उनके कंट्रोल में था अभी तक, वो सिटी फाइनली टेक ओवर कर ली है यूक्रेनियन फोर्सेस ने। अब तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है रशिया के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो देखिए पुतिन का जो क्लेम है कि to incorporate the 4 districts was strained by the fact that Russia did not have full। देखिए बेसिकली क्या है कि आपने चारों डिस्ट्रिक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर तो लिया, ठीक है, जैसे भी आपने किया, लेकिन आपने बेसिकली टेरिटोरियल गेन का आप क्या करेंगे जब आपका मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है इन टेरिटरीज में। तो आप कल को यही टेरिटरीज वापस आपसे छीन लेगा यूक्रेन, देन व्हाट वुड यू डू। आपके तो इनफ नंबर्स ही नहीं है मिलिट्री के वहाँ पे। ठीक है, तो इसी गैप को बेसिकली फुलफिल करने के लिए आपको पता है कि अब सिविलियन मोबिलाइजेशन, जिन्हें इन्हें रिजर्व मोबिलाइजेशन ये कह रहे हैं, ये करना शुरू कर दिया है पुतिन ने। ओके, एज द गैप बिटवीन पुतिन्स पॉलिटिकल क्लेम्स एंड मिलिट्री रियलिटी ऑन द ग्राउंड वाइडन्स, द रशियन लीडर्स चॉइसेस बिकेम नैरोअर एंड विल नेसेसरली इन्वॉल्व फर्दर एस्केलेशन। देखिए जो आपका प्लान था और जो आपकी प्रेपरेशन थी उसमें कोई मैच ही नहीं था, तो उसके बाद अब आप जो भी स्टेप लोगे वो बस एस्केलेशन की तरफ ही जाएगा, कोई नॉर्मैलिटी नहीं आ रही। ठीक है, अभी तो ये बहुत ही ऐसे ही चल रहा है। अभी यहाँ तक देखिए हम कुछ भी ऐसी बहुत क्लीशे सी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद असली एडिटोरियल शुरू होता है। ओके, देखिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी सिविलियन मोबिलाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो इसी स्टेप, वो जो स्टेप है इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि उनका मिलिट्री, वो कुछ चंद अपने मिलिट्री ट्रूप के साथ वहाँ चले गए ओवर कॉन्फिडेंस में कि जी हम तो कीव को भी हरा देंगे, यानी कि सीधा कैपिटल कर देंगे, वहाँ पे नई इलेक्शंस करवाएंगे और रशिया को फेवर करने वाला एक इंसान वहाँ बिठा देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में। वो हो नहीं पाया, तो फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस, अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अब बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती कर रहे हो। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जो ट्विटर पे वायरल हो रही हैं, जहाँ पे जो रशियन फोर्सेस हैं वो जबरदस्ती यहाँ के वहाँ के आदमियों को लेके जा रही हैं कि चलिए अपने देश के लिए लड़िए, ये वो। कई लोग तो इनफैक्ट कंट्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं रशिया वहाँ से, क्योंकि उन्हें नहीं लड़ना। ठीक है, अब देखिए रशिया क्या करेगी बेसिकली, इतने सारे, इट विल एक्चुअली थ्रो थाउजेंड्स ऑफ न्यू ट्रूप्स इनटू द बैटल। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेटर फाइटिंग होगी वो ऑब्वियसली, ठीक है, हम मान सकते हैं कि रशिया को एक क्रेडिबल लाइन ऑफ डिफेंस दे देगी ईस्टर्न यूक्रेन में, और एक शायद मिलिट्री बेस अच्छा दे देगी पुतिन की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के लिए, जो उसके एम्स हैं अब फाइनली मिलिट्री रियलिटी से भी मैच कर जाएंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस है रशिया की आर्म्ड फोर्सेस की अभी तक, उससे तो कोई इंस्पिरेशन या ऑप्टिमिज्म उनकी कंट्री को मिली नहीं है। उन लोगों को भी मन नहीं कर रहा होगा, उन्हें पता है उन्होंने हारना ही है, क्योंकि दे आर लूजिंग, दे आर सीइंग सेटबैक्स वन आफ्टर द अदर। ओके,
तो ये चीज, अब देखिए जो कीव का काउंटर ऑफेंसिव है, अगर और विक्ट्रीज ऐसा करता गया तो जो मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर है पुतिन पे वो बढ़ता ही जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर ये जो जनरल मोबिलाइजेशन हो रही है ट्रूप्स की, अगर ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को ना रोक पाए तो फिर क्या ऑप्शंस बच जाते हैं पुतिन के पास, क्या यूज करेंगे फिर वो। अब आपने ठीक है अपनी जनता को भी भेज दिया कि जाओ और देश के लिए लड़ो, लेकिन वो भी हार गए, फिर क्या मतलब, आप क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल अटेंशन जो है कंप्लीटली फोकस्ड है कि क्या जो रशिया है न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। देखिए इनका ये कहना है कि इट इज वेरी अनलाइकली कि पुतिन इतनी इमीडिएटली वो टर्न टू न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बहुत सारी जो CIA वगैरह है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनकी ये कहती है कि उन्होंने अभी तक कोई साइन नहीं देखे हैं कि पुतिन प्रिपेयर कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने का, ठीक है। लेकिन वॉशिंगटन ने वॉर्न भी किया है कि अगर रशिया ऐसा कुछ करता है तो उसको कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। पुतिन माइट वांट टू रेज द स्केल एंड स्कोप ऑफ कन्वेंशनल अटैक्स, दस मतलब ऑब्वियसली फिर आप कन्वेंशनल वेपन्स ही यूज करेंगे जो नॉर्मल वेपन्स होते हैं। और ठीक है क्या करेंगे आप, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अटैक करेंगे, स्कूल्स पे आप अटैक कर ही रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पे आप अटैक कर ही रहे हैं, इसको और बढ़ाएंगे। ऑलराइट, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए फाइनली अब रशिया क्या कर सकता है, साइबर अटैक्स, क्या पता उनके जो बेसिक कुछ कुछ सर्वर्स होंगे उनको हैक करना शुरू कर दे, जो इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिस सर्वर में होगी उनको हैक करना शुरू कर दे, इन तरह की चीजें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक वर्टिकल एस्केलेशन, एक लिखा है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द करंट मिलिट्री एफर्ट। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है। अगर ईस्टर्न यूक्रेनियन डिस्ट्रिक्ट्स में रशिया अभी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुआ है या वहाँ पे लड़ाई कर रहा है, तो वहीं पे और लड़ाई बढ़ाना, और वेपन्स उसी जगह पे भेजना, और ट्रूप्स उसी जगह पे भेजना, ये हुआ एक के ऊपर एक मिलिट्री बिल्डअप करना। लेकिन एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, उसे हम क्या कहते हैं बेसिकली, कि आप अपना वॉर थिएटर वाइडन कर दें। बेसिकली क्या होगा कि आप मिसाइल अटैक्स लॉन्च करें, कहाँ से, पोलैंड से करना शुरू कर दें, बाकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जो शायद आपकी तरफ थोड़ा सा फ्रेंडली है, वहाँ से भी अटैक करना शुरू कर दें यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए अगर ऐसा होगा इस तरह का, तो शायद जो मॉस्को के फेवर में हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन डेफिनेटली टिल्ट कर सकती है, इस बात में कोई शक वाली बात नहीं है। पर बात यह है कि आप इससे क्या करोगे, आप यूरोप को एक ये जो वॉर है यूक्रेन और रशिया के बीच में, अगर हम इसे वॉर कह सकते हैं, तो ये यूरोप की वॉर बन जाएगी फिर तो, बिकॉज यू वुड एक्चुअली ड्रैग यूरोप टू द न्यूक्लियर प्रेसिपाइज। ओके, तो ये चीज, अब देखिए क्योंकि यूरोप ने तो बिल्कुल गिव अप किए हुए हैं, यू एक्सक्लूड फ्रांस एंड इंग्लैंड ऑफ कोर्स, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है नहीं, तो आप उनको क्यों घसीट रहे हैं, आप नेटो को भी घसीट लेंगे फिर, ये सब कुछ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। अब देखिए बेसिकली ऐसा क्या होगा, द पोटेंशियल ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन रशिया एंड नेटो, पुतिन माइट हो, पुतिन को ये लगता है कि अगर ऐसा हो गया, यूरोप को पूरा आपने धकेल लिया इस न्यूक्लियर वॉर के अंदर, तो आप फोर्स कर देंगे वेस्ट को, यानी कि USA को, कि आप कॉम्प्रोमाइज, यानी कि पूरे यूरोप भी बेसिकली, कि आप कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट करो, एक सीज फायर लाएं, टॉक्स लाएं, डायलॉग हो, ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज वेस्ट भी करे, पुतिन को कुछ चीजें दे दे जो उसे चाहिए। ओके, अब यूक्रेन वाज क्विक टू डिसमिस, देखिए यूक्रेन ने जैसे ही पुतिन ने प्रपोजल, देखिए पुतिन इज लाइक सो स्मार्ट, पुतिन ने पहले एनेक्स कर ली 4 कंट्रीज, 4 टेरिटरीज, फिर उसके बाद पुतिन कहता आई थिंक नाउ यूक्रेन शुड कम टू टेबल एंड वी मस्ट टॉक। मतलब आपने एनेक्स कर लिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप आइए, अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो फिर उसी के बाद यूक्रेन का रिस्पॉन्स ये था कि देखिए हम तो नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे इनसे, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हम मानते भी नहीं ये एनेक्सेशन जो हुई है, हम तो वही करेंगे जो हम करेंगे, हम वापस लेंगे अपनी टेरिटरीज, ठीक है। पुतिन का जो क्लेम है कि ईस्टर्न यूक्रेन जो है इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ रशिया फॉर एवर, और जो इसका नया स्टेटस है वो नॉन नेगोशिएबल है, वो उसने बेसिकली अब कीव के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा, वो बात क्यों करे जब आपने ऐसी खुद से ही टेरिटरीज उनकी भी ले ली, 15% टेरिटरी आपने यूक्रेन की ले ली, अगर आप क्राइमिया को भी मिला दे तो 20%, फिर वो क्यों आपसे बात करेगा, बात करने लायक बचा ही क्या है, ठीक है। तो ये चीज, तो ऑब्वियसली फिर वो काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल पे सक्सेसफुल अपने लॉन्च कर रहे हैं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, पर हाँ उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि हम एक
डिग्निफाइड और फेयर मैनर में को एग्जिस्ट करना चाहते हैं रशिया के साथ। और ठीक है, मैं पुतिन से तो बात करूंगा नहीं, उनके उनके जहन में तो कोई ऑनेस्टी डिग्निटी जैसे कोई वर्ड्स है ही नहीं। मैं रशिया के लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ठीक है हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो यूक्रेन की पोजिशन है पीस पे, इट इज़ इनएक्सट्रिकेबली टाइड टू दोज ऑफ इट्स वेस्टर्न बैकर्स। देखिए कोई भी अगर चेंज होगा वेस्ट के एटीट्यूड में, यूरोप या यूएस के एटीट्यूड में, अगर बाई चांस वो थोड़ा सा पिघल गए इस चीज़ पे कि चलो यार बात ही कर लो यार, इतना क्यों इस चीज़ को आप खींच रहे हो, तो फिर यूक्रेन क्या कर लेगा? यूक्रेन कब तक इस चीज़ पे दृढ़ रह लेगा कि नहीं हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो कोई अब नेगोशिएट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो कीव का कैलकुलस है वो डिपेंड करता है वेस्टर्न बैकर्स के एटीट्यूड पे। अगर पुतिन है वो कंटिन्यू करता है एस्केलेशन को, तो जो डिविजन है वेस्ट के अंदर वो और सिग्निफिकेंट। अब देखिए मैं इसकी बात कर रही थी, अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 3 तरह के वेस्टर्न अप्रोचेस हैं यूक्रेन की वॉर को लेके। एक है रेडिकल लाइन कंप्लीटली, जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज या यूके से आता है, जो कहते हैं कि आप डिसाइसिवली डिफीट करो पुतिन की रशिया को, ठीक है। लेकिन कुछ सेक्शंस हैं वेस्टर्न यूरोप के, वो ये कहते हैं कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी इस वॉर को एंड किया जाए, और चलो ठीक है थोड़े बहुत मॉस्को के कंसर्न्स को भी आप गिव इन कर दो ना, अकोमोडेट कर लो उनकी कोई डिमांड है तो, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह का पीस है वुड ऑफ कोर्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए वेस्टर्न यूरोपियन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो तैयार हैं कि थोड़ी बहुत टेरिटरी दे दो आप कीव की उनको, ठीक है। बट कीव इज ऑफ कोर्स नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग लैंड फॉर पीस एट दिस मोमेंट, आपने अभी देखा, ठीक है। तो बट द वेट ऑफ दोज, अब तीसरा सेक्शन कहाँ से आ रहा है यूरोप का, जो कहते हैं कि पीस बड़ा है जस्टिस से, जस्टिस ना हो, फेयर ना हो कुछ भी, ठीक है, लेकिन पीस हो जाए, कोई बात नहीं, हार जाए यूक्रेन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये किलिंग्स बंद हो जाए सिविलियन वगैरह ये सब कुछ। अगर ये इस वाली वॉइस को और ज्यादा फर्वर मिलता गया तो आप समझ सकते हैं कि जैसे विंटर में, ये कौन सा सेक्शन है बेसिकली जो विंटर में ठिठुरना नहीं चाहते, जो गैस सप्लाईज बंद होना नहीं चाहते रशिया से, तो ये सेक्शन अगर जीत गया तो डेफिनेटली कीव को अपना जो स्टैंड पॉइंट है उसे भी थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा। यूएस हैज सो फार बीन एबल टू कीप द एंटायर रशिया कोलिजन टुगेदर। अभी तक तो इन्होंने यूएस ने रशिया की एंटायर जो कोलिजन है पूरी उसको साथ रखा है, और अभी देखते हैं हम। ऑल राइट, अभी तक इन्होंने काफ़ी लिमिट भी किया है। देखिए बेसिकली ना यूएस क्या करना चाहता है कि यूक्रेन को भी एक हद तक ही उन्हें सपोर्ट करना पड़े, वो खुद जाके ना लड़ने लग पड़े उनकी फोर्सेस वहाँ पे, यूक्रेन को पैकेज देते रहते हैं या जो भी, क्योंकि बेसिकली वो चाहते हैं कि वेस्टर्न वेपन्स हैं वो रशियन सॉइल के अगेंस्ट यूज़ ना किया जाए, क्योंकि फिर वो बेफालतू, देखिए आप अफगान से अपना पहले इतनी सारी ट्रूप्स विड्रॉ करके लाए हैं कि जो यूएसए के लोग हैं फालतू दूसरों की वॉर्स में ना इंक्लूड हो, फिर आप एक और वॉर में खुद को घुसा रहे हो, तो वो नहीं चाहते, ठीक है। अपनी डोमेस्टिक भी तो प्रेशर है ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर वॉर वाइडन होता जाएगा, न्यूक्लियर वॉर का डेंजर और रियल होता जाएगा, तो फिर डेफिनेटली वॉशिंगटन के ऊपर भी एक रीथिंकिंग प्रेशर आएगा ही कि आप अपनी पॉलिसी को रीथिंक करिए, ठीक है। अब ये जो डिवाइडिंग द वेस्ट इज डेफिनेटली एट द वेरी हार्ट ऑफ पुतिन्स यूक्रेन स्ट्रैटेजी, पर अभी तक इसका कोई मेजर सक्सेस हमने देखा नहीं है, ठीक है। 3 तरह के हमने नैरेटिव्स देख लिए जो यूरोप में आज प्रेवलेंट है, पर इसका सक्सेस कब आएगा, ठीक है। जो उनको चाहिए वो तो अभी तक हुआ नहीं, पुतिन को जो चाहिए। व्हाट अबाउट पुतिन्स होप टू, अब देखिए पुतिन की जो एक होप है, आपने देखा बहुत सारे हमने इतने ज़्यादा प्रोवोकेटिव जो स्पीचेस थी वो हमने डिस्कस की थी अभी परसों या तरसों, तो उसमें वो क्या चाहते हैं, जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो एनेक्सेशन जो उन्होंने की है ईस्टर्न यूक्रेनियन टेरिटरीज का, उसमें वो साथ मिले, इंडिया जैसी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है ना, ब्राज़ील वगैरह जैसी कंट्रीज हैं। तो पुतिन का स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पुतिन ने क्या बोला था कि इंडिया को, अफ्रीका को क्या किया है वेस्ट ने आज तक, लूटा है। और न्यूक्लियर वॉर किसने की थी हमें सब पता है, हिरोशिमा नागासाकी पे किसने गलत किया था, और इंडिया कभी भी भूल नहीं सकती कैसे प्लंडर किया गया था उसे कितने सालों तक, और जो उनकी आज स्थिति थी, कितनी पावर्टी, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है, ताकि वो बेसिकली उनको पास्ट याद दिला दिला के हम लोगों को अपना सपोर्ट गार्नर कर सके हमारा, ठीक है। तो अब पुतिन की जो पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है इस एनेक्सेशन की, जिसे हम कहते हैं रस्की मीर, यानी कि अगर हम इसे कहें एक रशियन वर्ल्ड या रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो सोवियत संघ के टाइम पे हुआ करता था, वो देखिए जो पहले के सोवियत रिपब्लिक्स हुआ करते थे, कजाकिस्तान वगैरह, वो तो इसको बिल्कुल मानते नहीं, उनको तो डर और लगने लग पड़ा है कभी हमको भी ना ये एनेक्स कर ले या हम पे भी कोई इन्वेजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़, एक बेलारूस ही एक वो कंट्री है जो ग्रेट हिस्टोरिक रशिया में बिलीव करती है और शायद कल को रशिया के साथ मिल जाए। लेकिन पुतिन का जो स्पेक्टेकुलर क्लेम है कि दैट हिज बैटल फॉर यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ एन एंटीसिपेटरी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अगेंस्ट यूनिपोलर हेजेमनी यूएसए के खिलाफ, ये देखिए
डेफिनेटली ग्लोबल साउथ पे इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं उनकी स्टेटमेंट्स का, क्योंकि ऐसा है कि हम भी अपना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहते हैं, बिकॉज वी कैन ऑल्सो नॉट सपोर्ट रशियन इन्वेजन एट एनी कॉस्ट, दो हमने अभी तक कुछ कहा नहीं है। एक इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया और सीरिया ही है जिसे बेलारूस और रशिया को ज्वाइन किया था यूएन जनरल असेंबली में जब रेजोल्यूशन लाया गया था मार्च में रशिया के खिलाफ। बाकी 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एब्सटेन किया। चाइना है, चाइना भी एब्सटेन करता रहता है। बेसिकली देखिए, हमने भी एब्सटेन तो इस बार ही कर दिया, लेकिन हमने ये एक्सप्रेस किया कि हम बहुत ही डिसकंफर्टेबल हैं, हमें इतना ज़्यादा डिसकंफर्ट हो रहा है, बार बार एम्बेरसमेंट हो रही है हमें आपकी वजह से कि हम किनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमसे वेस्ट बार बार बोलता रहता है कि आप खूनियों को सपोर्ट करते हो, आप उनके तेल को क्यों इम्पोर्ट करते हो। हम क्या जवाब देंगे और कब तक जवाब देते रहेंगे। तो ये चीज़ है कि असली टेस्ट अब शुरू होता है हमारे जैसी कंट्रीज के लिए भी जो आज तक रशिया के फ्रेंड्स रहे हैं, और उनके राइवल्स के लिए भी, कि क्या वो आपस में टूट के फाइनली एक जस्टिस को ऊपर रखते हैं, मतलब पीस को ऊपर रखते हैं जस्टिस के, या क्या होता है। ओके, डार्क इन द स्टेडियम, देखिए ये यहाँ पे मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, जो फुटबॉल स्टेडियम यानी कि इंडोनेशियन स्टेडियम में हुआ। ठीक है, कि क्या हुआ वहाँ पे, बेसिकली जो दो टीम्स थी वो आपस में, मतलब जब खेल रही थी फुटबॉल टीम्स, तो क्या हुआ जब जो टीम थी वो हार गई थी, जो उनके फैंस थे फिर वो काफ़ी इमोशनल हो गए, जो होम क्लब था बेसिकली, तो बहुत इमोशनल हो गए। फिर उसके बाद वो पिच में घुस गए और मतलब बड़ा कुछ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पुलिस थी, पुलिस को फिर टियर गैस यूज़ करनी पड़ी, और फिर इतने लोग सफोकेट हो गए टियर गैस को फ्ली। देखिए ऑब्वियसली टियर गैस जब पुलिस यूज़ करती है वॉयलेंस को यूज़ करने के लिए, फिर दिखता नहीं लोगों को, हिजीज हो जाता है सब कुछ, जो ब्लर हो जाता है, फिर आप गिरने लगते हैं, फिर कहीं लोग ट्रैम्पल कर जाते हैं आपके ऊपर, फिर बाकी लोग सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई। फिर एग्जिट गेट नहीं था, एग्जिट गेट एक ही था, उस पर कितने लोगों ने भगदड़ की, कईयों की ऐसे डेथ हो गई 125। तो एक एक ऐसा काउंट है, आई हैव बीन रीडिंग काउंट्स के अराउंड 175 हो चुके हैं। पर लेट्स सी कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए मैंने आपके साथ कल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, स्टेडियम डिजास्टर स्ट्रैटेजी हमेशा रेडी होनी चाहिए। तो उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, देखिए एक तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिलता है, ये सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता चलता है वो है कि फीफा स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि फायर आर्म्स या क्राउड कंट्रोल गैस कभी भी यूज ना किया जाए टू मेंटेन ऑर्डर एट अ गेम। तो आपने टीयर गैस यूज तो कर लिया क्योंकि, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं हमेशा स्केयर कर देती हैं क्राउड्स को। और देखते हैं फीफा का ये कुछ बैन लगाता है इंडोनेशिया पे, ये क्या होता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, अब जो पैशन हमने देखा बेसिकली इंडोनेशियन के फुटबॉल क्राउड में, स्पेशली इन द ईस्ट डरबाई, देखिए ये आज की बात नहीं है, सालों से चल रहा है। जो दोनों टीमों ने खेला ना, तो जो होम क्लब था सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट भी दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों में इतनी लड़ाई है दोनों के फैंस में कि एक दूसरे को मार भी सकते हैं। ये बात उधर की पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था। तो बाकियों को, जो राइवल क्लब खेलता था ना, उनके सपोर्टर्स को तो टिकट भी नहीं दी, तब भी ये नहीं कंट्रोल कर पाए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ओके, ऑलराइट, दिस वी हैव रेड, ये भी हमने देख लिया। तो देखिए क्या हो सकता है, क्राउड प्रोटोकॉल्स जो फ्यूचर में बनाए जाएं, उनको जो मेजर्स होने चाहिए कि आप बैरिकेड करें प्लेयर्स को। ठीक है, बैरिकेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए पिच के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिकली आप क्या होगा, दिस वुड इंश्योर दैट एट द एंड ऑफ द मैच यू डिसवेड एनीवन स्टॉर्मिंग इन द फील्ड। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, क्या मल्टीपल एक्सेस और एग्जिट पॉइंट्स बनाइए, ताकि जैसा हमने देखा अभी इस तरह से ना हो। एक ही एग्जिट पॉइंट था, ये तो जलियांवाला बाग के टाइम पे, मतलब एग्जिट पॉइंट एक ही था, फिर इतने लोग भगदड़ की वजह से इतने सफोकेशन भागे, वो तो खैर बहुत ही बुरी चीज़ थी, आई शुडंट इवन कंपेयर, बट स्टिल एग्जिट पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेल लिट लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, लोगों को दिख ही नहीं रहा था इतनी रात में। ठीक है, ये चीज़ और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए एटलीस्ट स्टेडियम के प्रेमाइसेस में। ठीक है, और फैंस को प्रीएम्प्टिवली, मतलब मैच शुरू होने से पहले काम किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो पुलिस है उनको भी सेंसिटिविटी और केयर के साथ बर्ताव करना चाहिए। ओके, now let's just move on to this article. मैपिंग निएंडरथल जीनोम, देखिए जीनोम आपको पता है, जितना भी डीएनए के अंदर जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको आप सम कर दीजिए
एक सेल के जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो टोटलिटी में जीनोम कहलाती है, ठीक है। एक जीनोम क्या पता आपकी आंखों के कलर को डिटरमाइन करता हो, एक जीनोम क्या पता कुछ और फंक्शन आपका डिटरमाइन करता हो, तो ये सब कुछ मिला के जीनोम बनता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब देखिए जो एनालिसिस डीए का करना ताकि हम जेनेटिक प्रोफाइल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बना सके, ये इतना ज़्यादा कुछ रिमार्केबल एक्सरसाइज नहीं लगती, क्योंकि ये तो सालों पहले डिस्कवर हो चुका और हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग करते ही हैं सबकी, ठीक है। तो डीएनए सैंपल वगैरह या फिर माँ बाप का पता लगाना, इस सारी चीज़ें, फिंगर प्रिंटिंग जिसे हम कहते हैं, तब कब से चल रही हैं, ये तो कमर्शियली अवेलेबल है कितना ज़्यादा, तो फिर इस चीज़ में क्या खास है, क्यों पाबो को इतना बड़ा नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या नया किया है, बेसिकली उन डीएनए सैंपल्स की जेनेटिक प्रोफाइलिंग करना जो जिनके डीएनए सैंपल्स इजीली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को उन ऑर्गेनिज्म से देखिए डिराइव करना जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं हजारों साल पहले। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा, कैसे या फॉसिल्स में से भी जो इतनी गंदगी, धूल, मिट्टी, इतनी इम्प्योरिटीज जिनमें आ चुकी है, कैसे आप प्योर डीएनए उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर कैसे उसकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने बोला कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टू हैपन, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलोअर हैं, अगर आप कोविड पैंडेमिक, चलिए बहुत पुराने से आप नहीं भी पढ़ रहे, एटलीस्ट कोविड 2020 के स्टार्टिंग से आप मान लीजिए अगर न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जानते हैं इस इंसान को, और अगर आप इस इंसान को नहीं जानते तो आप जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी एटलीस्ट आप उस चीज़ को ज़रूर जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओके अब देखिए क्या है यहाँ पे कि ठीक है, मतलब पॉसिबल हो सकता है कि डीएनए सैंपल्स को फॉसिल्स में से या फिर उनके रिमेन्स में से आप एक्सट्रैक्ट करें, पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ठीक है जो जिन्होंने इनहेबिट किया अर्थ को कंटेम्प्रेरी टाइम्स या बहुत सालों पहले, नहीं, ठीक है, आप उनका आपने निकाल लिया, जीनोम वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लिया, इट्स ओके, पर इतने साल पुराना 30,000 साल पहले की चीज़ें हैं ना, उनको एक्सट्रैक्ट करना इज डेफिनेटली रिमार्केबल। तो इस साल का जो नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए दिया गया है, इट हैज़ गॉन टू अ साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव मेथडोलॉजीज कि आप एक्सट्रैक्ट कर सके क्लीन डीएनए फ्रॉम ह्यूमन फॉसिल्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और आप उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकें। इनकी मेथडोलॉजी जो थी, इन्होंने बेसिकली क्या नाम है हम देख लेते हैं, 76 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट का, 67 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट का, स्वैंते पाबो, क्योंकि ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जो जर्मनी में बेस्ड हैं, और इन्होंने क्या किया है, बेसिकली किसकी जीनोम सीक्वेंस को दे हैव पीस टुगेदर, निएंडरथल्स की। आपको पता है ये मॉडर्न ह्यूमन के कजन स्पीशीज हैं which actually went extinct about 30,000 years ago. Okay, अब देखिए ऑब्वियसली इनके उसको प्रोफाइल करना निएंडरथल्स को अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि बेसिकली और भी बड़े तरह के इन्होंने एविडेंस बताए हैं जो इनके कंटेम्प्रेरीज थे, जो निएंडरथल्स के, जिन्होंने इनके साथ स्टेज शेयर किया होगा बेसिकली अर्थ का, तो और भी उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कुछ कुछ इन्होंने डिराइव की, ओके ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए इस प्रोसेस में पाबो ने ये भी डिस्कवर किया कि कुछ अननोन सब स्पीशीज थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, जो ह्यूमन फैमिली की कुछ सब स्पीशीज थी जिन्हें हम डेनिसोवंस कहते हैं, आज हम डेनिसोवंस कहते हैं, पर इनके पहले नहीं कहते थे, ठीक है। तो दे ऑल्सो लिव्ड अराउंड द सेम टाइम एज निएंडरथल्स, तो निएंडरथल्स और डेनिसोवंस कंटेम्प्रेरीज हैं, ये एक आपके लिए प्रीलिम्स का फैक्ट बनता है, ओके। अब हम बात करें अगर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस की, जैसे निएंडरथल्स, डेनिसोवंस, दे को एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 20,000 ईयर्स, 20,000 साल तक ये को एग्जिस्ट किया इन्होंने। अब देखिए during which they not only interacted with each other but also interbred, इन्होंने आपस में ब्रीड भी किया, हम आगे अभी देखेंगे कैसे इनकी एक प्रोडक्ट का, प्रोजनी का भी इन्होंने डिराइव किया डीएनए सैंपल को, ओके ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और ये चीज़ आपको देखिए एक और फैक्ट मिल जाता है, ये भी चीज़ पिछले 2-3 साल से न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि पैबो की रिसर्च ने ये भी बताया देखिए कि कुछ पॉपुलेशन जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स थी, जैसे आप और मैं और बाकी जितने हम ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें अराउंड 1 to 3% या 1 to 3% लिखा है, कई जर्नल्स में जैसे नेचर में 1 to 4% भी लिखा है, तो दैट्स ओके। 1 to 3% ऑफ द जीनोम, जो आज आपका जीनोम है, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली उसमें 1 to 3% आप कहाँ से, आपका ओरिजिन है उसका निएंडरथल से, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, तो आपने वहां से बेसिकली इनहेरिट किया है, ओके। तो ये चीज़, ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, डेवलप करना रिसर्च मेथडोलॉजीज को, ओल्ड रिमेन्स में से डीएनए सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ओके। अब ये देखिए प्रोफेसर, इनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी। प्रोफेसर वसंत शिंदे, अगर आप जानते हैं ये कौन है,
आप इनको भी जानते होंगे, मैं बताऊंगी क्यों। आपने डेफिनेटली, अगर आप एक ओल्ड न्यूज़पेपर फॉलो है एटलीस्ट 1-2 साल पहले, आपको ये भी पता है। तो वाइस चांसलर जो है पुणे बेस्ड डेक्कन कॉलेज का, उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने भी इनकी ही डिप्लॉय की गई टेक्निक जो पाबो ने की, उसको उन्हीं से लिया उस टेक्निक को। राखीगढ़ी एक्सकवेशन साइट में, आपको पता है ये कहाँ है राखीगढ़ी? हरियाणा के हिसार के डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी साइट है, जो आपको अगर ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, हड़प्पा की, इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये बात आपको पता है। तो ये इनके द्वारा टेक्नोलॉजी जो दी गई थी डीएनए सैंपल्स को इतने पुराने जगह स्कल्स में से लेने की, उसको इन्होंने यूज किया राखीगढ़ी साइट की एक्सकवेशन साइट पे भी। इन्होंने बोला कि शायद पाबो भी ज्वाइन करना चाहते थे इस चीज को, पर ये किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, ये सब कुछ चीजें। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली राखीगढ़ी साइट में क्या इन्होंने, अगर आपको पता हो तो वैसे आए दिन अभी थोड़े टाइम पहले भी मैंने देखा था, मई 2022 में, आपको पता होगा, राखीगढ़ी से 7 माउंट मिले थे, फिर एक स्केलेटन भी मिला, एक पूरा स्केलेटन मिला, ये सारी चीजें आपको पता है। फिर एक ज्वेलरी इंडस्ट्री वहां पे जो उस टाइम पे हुआ करती थी, फिर एक एक फाइंडिंग ये कहती है कि मड ब्रिक्स और ये वाली ब्रिक्स जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं, हीटेड ब्रिक्स, उस दोनों ही तरह के घर थे राखीगढ़ी में। ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप, लेकिन हम, अगर मैं आपको बताऊं जिस चीज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं डीएनए सैंपल्स की, तो एक इन्होंने राखीगढ़ी साइट पे एक स्कल मिला था इन्हें, शिंदे जी को। तो इन्होंने क्या किया था, उस स्कल में से इन्होंने बेसिकली डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया, जिससे ये पता चला कि हम क्या थ्योरी पढ़ते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो आर्यन है, ईरान से आए थे लोग, स्टेपे रीजन से, और उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया था, ये सब वगैरह, वो कंप्लीटली उसको खारिज कर दिया इस फाइंडिंग ने राखीगढ़ी साइट की, जिसने ये बताया कि जो हमारी ये सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये कंप्लीटली यूनिक थी, ये अपने में यहीं पे पनपी है, कोई बाहर के आए लोगों ने यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं बसाई थी, इट वॉज यूनिक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, डन वॉज टू रिप्लेस। ओके, ये चीज़ हमने देख ली। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लियर साइंटिस्ट वर स्टडिंग द जीनोम्स ऑफ करंट ह्यूमन बींग्स एंड नेक्स्ट। अभी पहले क्या होता था, डिडक्शन मेथड होता था, जेनेटिसिस्ट के पास क्या होता था, साइंटिस्ट क्या करते थे, अभी आपने अभी के ह्यूमन बींग्स को पढ़ लिया, उनका डीएनए पढ़ लिया, फिर आपने एक्स्ट्रापोलेट किया और डिडक्ट किया, अच्छा पहले ऐसा होता होगा, धीरे 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 करके यहाँ हम आए होंगे, ऐसा कुछ। लेकिन देखिए ये साइंटिफिकली वैलिड है डिडक्शन करना, पर इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी हैं बीच में, क्या पता ऐसा ना हुआ हो। लेकिन पाबो ने डेफिनेटली डायरेक्ट एक्सरसाइज की, उसी समय का इन्होंने डीएनए को लिया और उसी को जेनेटिक प्रोफाइल किया उसी का, ठीक है। तो इट्स डायरेक्ट, देयर इज नो स्कोप फॉर अनसर्टेनिटी देयर। तो देखिए इन्होंने ये चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए राखीगढ़ी साइड से भी रिलेटेड है, पाबो ने बताया कि जो स्कल बोन होती है पर्टिकुलरली, ठीक है, जिसे हम बेसिकली पेट्रोस कहते हैं, वो प्रिजर्व करता है डीएनए को बेटर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो वहां से अगर हम डीएनए निकालेंगे तो क्लीन डीएनए आएगा, राइट, इम्प्योरिटीज बहुत हद तक आप निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये एक चीज है, इट वॉज अ वेरी यूजफुल रेवलेशन। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। राइट, नाउ दिस इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हमने देख लिया। और एक चीज जो थोड़ा सा इनको फेवर करके हुए ये है कि जो जिस तरह का एल्गोरिथम इन्होंने यूज किया निएंडरथल डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जो भी, ठीक है, ये जो स्केलेटल रिमेन्स के साथ डील कर रहे थे वो यूरोप में कर रहे थे, तो वो ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है, जो इंडिया है इट इज अ ट्रॉपिकल बेल्ट रीजन, राइट। तो ट्रॉपिकल बेल्ट में तो बड़ी सारी इम्प्योरिटीज आ जाती है, इतना कुछ है। तो ठंडे बेल्ट में, ठंडे क्लाइमेट में तो डेफिनेटली प्रिजर्वेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से हो सकती है, इसीलिए इनके थोड़ा सा काम इजी भी हो गया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपने इनके बारे में जरूर, एटलीस्ट इनकी फाइंडिंग्स के बारे में जरूर समझा होगा। देखिए इनके कुछ कुछ ये चीजें आई थी कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, कि कुछ जीन्स हमें ऐसे हैं ह्यूमंस में जो कोविड-19 के खिलाफ अच्छा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये हमने निएंडरथल से ही लिए हैं, ठीक है। और कुछ जीन्स हमारे में ऐसे हैं जो कोविड-19 से ज़्यादा ससेप्टेबल है, मतलब इन द सेंस अगर ये वाले जीन ज़्यादा प्रोमिनेंट है किसी ह्यूमन में तो उनको कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए ये काउंटर एक्टिंग नहीं है, क्योंकि एक जीनोम सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन है इन दोनों जीन्स की, निएंडरथल से ही दोनों लिए हैं पर डिफरेंट पोजिशन में। तो ये चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी, ठीक है। his father was also a Nobel Prize winner of 1982 बायोकेमिस्ट ही वॉज, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके,
ऑलराइट, नाउ जीनोम, जीन्स, दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू IAF। देखिए ये कुछ भी नहीं है खास इसमें पढ़ने के लिए, क्या मतलब मैं बताऊं। इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH, जो केपेबल है डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी एयर डिफेंस को, उसको बेसिकली, और ये कंडक्ट कर सकता है काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक्स को भी। ये फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। कहाँ पे? जोधपुर एयर बेस पे। अब देखिए ये 4 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को इंडक्ट किया गया है। किसने बनाया है इसको? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। और ये सिर्फ, इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स विद अ कंसिडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें 1999 की कारगिल वॉर के टाइम पे इसकी नीड अराइज हो गई थी, किसी तरह के इस तरह के लाइट वेट असॉल्ट हेलीकॉप्टर की, जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स कैरी ऑन कर सके। क्योंकि देखिए बहुत सारे तरह के वेदर्स में आपको डिप्लॉय करना पड़ सकता है, हॉट डेजर्ट्स में, कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड्स में, ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी सिनेरियोज में। तो इन तरह के जो जो मल्टाई फंक्शनल हो, मल्टाई हैबिटेबल हो, इस तरह का हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए था जो हमने बना लिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। अगर हम बात करें, इसको डिजाइन किया गया है, ये इसका ट्विन इंजन है। फीचर इसका आप ये याद रखिए, ट्विन इंजन है, डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऑफ 5.8 टन क्लास, तभी इसको लाइट भी कहते हैं। 5.8 टन इज नथिंग, ओके, तभी इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। अगर हम देखें इसकी नैरो फ्यूसलेज है। फ्यूसलेज क्या होता है? बेसिकली बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट। तो आप देख सकते हैं, आपको ऐसे दिख नहीं रहा, अगर आप सामने से देखेंगे बहुत पतली सी बॉडी है इसकी, ठीक है। तो और अगर हम बात करें टैंडम, यानी कि अगर इसका यहाँ पे विंग है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट वहां पे भी विंग होगा, इसके पीछे भी अगर यहाँ विंग है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट वहां पे भी विंग होगा, ठीक है। ये चीज वन बिहाइंड द अदर, ओके। अगर हम बात करें पायलट और को पायलट के लिए अलग अलग ऐसे साथ में सीट्स हैं नैरो फ्यूसलेज में। ये चीजें आपको पता है, बहुत बेसिक है, ठीक है। This is something not very important. I think I should be skipping it. So, seriously not very important, okay. All right, let's move on to the Hindu now. अब देखिए रिमूव करने की बात की गई है, क्या? ऑनलाइन बेटिंग एड्स को सेंटर ने बोला है, टीवी चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स को। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपको शायद मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या मंडे को एडवाइस किया है न्यूज वेबसाइट्स को, OTT प्लेटफॉर्म्स को, प्राइवेट टीवी चैनल्स को, कि आप प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग advertisements of online betting platforms or any surrogate product depicting them। आप प्लीज अलाउ ना करें अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज किए जाने के लिए, किसके लिए? बेटिंग, गैम्बलिंग या इस तरह के एडवर्टीजमेंट से, कि आप स्पोर्ट्स में बेट करिए इतना कमाइए, इस तरह की ऐप आई है जो बेट करोगे इतना कमाइए, घर बैठे लाखों करोड़ों कमाइए, इस तरह की एड्स प्लीज आप चलने मत दीजिए। या फिर कोई सैरोगेट प्रोडक्ट है इस तरह की बेटिंग के लिए, उनको भी आप नहीं चलने देंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये सब कुछ सैरोगेसी के बारे में ही बताया। सैरोगेसी नॉट दैट सैरोगेट प्रोडक्ट। मैं आपको इसलिए ये नहीं बताऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल के बताऊंगी, सेम कहानी यही जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और मैं इससे पहले ये पढ़ लेते हैं हम कि क्या है अगर कोई वायलेशन होगी तो। अगर कोई भी वायलेशन होगी तो इट वुड इनवाइट पीनल एक्शन यानी कि पेनल्टी लगेगी। और राइट, और ये सब कुछ लिखा है। कुछ ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है न्यूज वेबसाइट्स को यूज करना सैरोगेट प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए टीवी चैनल्स पे। और ये सब कुछ आपको पता है कि बेटिंग और गैम्बलिंग इलीगल है भारत में ऑलमोस्ट हर पार्ट में, इसीलिए इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स भी इलीगल है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो। जैसे कि आपको ये बात पता है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहल है, आप उसको ओपनली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। आपको पता है जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 है वो इसको बैन करते हैं, इस तरह के कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब इस चीज को सर्कमवेंट करने के लिए सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है। आपको मैं बता दूं, बहुत बार अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की, शाहरुख खान की और अजय देवगन की एक पान मसाला की एड आई थी, उस पर क्यों बार बार लोग कहते हैं दिस इज सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको ओनली। क्योंकि देखिए आप टोबैको ना यूज करके पान पसंदा या इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, आप उस ब्रांड के नाम को रख रहे हैं लेकिन है एक्चुअल में वो भी टोबैको, लेकिन उसको दूसरे गाइज में बोल रहे हैं। इट इज ओन सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप
ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर टबैको है या कुछ भी, आप पान मसाला या कुछ ऐसा कह रहे हो कि, या फिर आप इलायची ले आते हो कि ये वाली इलायची खाइए, आप कह रहे हो इलायची है, आप बोल नहीं रहे टोबैको है, लेकिन है एक्चुअल में उसके ऊपर जो कोटिंग है वो टोबैको की है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सरोगेट आप लॉ को या बैन को एविक्ट करने के लिए इस तरह की एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट बिकते रहें, लेकिन आप जो भी आपने करना है उसको करते रहें काम को, ठीक है, ये सारी चीजें। ऑलराइट, द मीडिएशन बिल 2021, ये इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये पता नहीं इन्होंने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में अब क्यों लाए हैं ये लोग, बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट। द मीडिएशन बिल 2021 आपको पता है राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 20 2021 में, ठीक है, और फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी टास्क की गई थी कि आप बिल को रिव्यू करें, इसके कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट को, ठीक है। तो कमेटी की जो रिपोर्ट आई है राज्यसभा को, उसे सबमिट किया गया है जुलाई 13 2022 में, यानी कि अभी वाले सेशन में, और इस रिपोर्ट में कमेटी ने बहुत सारे चेंजेस को रेकमेंड किया है, ये इन्होंने कहा है, और कुछ कुछ कंसर्न्स भी व्यक्त किए हैं। अब देखिए क्यों इंडिया को प्रमोट करनी चाहिए मीडिएशन। मीडिएशन क्या होती है, कोई भी अगर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट में एक बंदा, एक जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो किसी चीज में या अच्छा साइकेट्रिस्ट, किसी भी तरह का बंदा जो बस एक थर्ड पार्टी है जो सुलह करवा सकता है एमिकेबल टर्म्स में आप दोनों की, उसके माध्यम से आप में मीडिएट करवाया जाए और कोर्ट के बाहर ये मुद्दा सॉल्व हो जाए, फालतू की लिटिगेशन, आपका भी पैसा खर्च नहीं हो, टाइम भी खर्च ना हो, जुडिशरी को भी टाइम वेस्ट ना हो, ये सारी चीजें, और आप में भी दोस्ती बनी रहे, ठीक है, इसे कहते हैं मीडिएशन, ठीक है। जैसे हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपको ये वर्ड एडीआर तो आप बहुत बार सुनते हैं, लेकिन भारत में कोई भी ऐसी स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन नहीं है जो मीडिएशन को गवर्न करती हो, ठीक है। दो बहुत सारे स्टैट्यूट हैं जो मीडिएशन प्रोविजंस को कैरी करते हैं, एक आधा क्लॉज है, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996, कंपनीज एक्ट है 2013, इसमें कुछ एक आधा प्रोविजन होता है जो इन चीज़ों से डील करता है। अगर हम मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, वो डिस्क्राइब करता है मीडिएशन को एज अ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल्टरनेटिव फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये चीज तो बिल्कुल हमें पता है, गांधी जी का भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस था मीडिएशन पे, राइट, आपको ये बात पता है, ओके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्यों इंडिया को प्रमोट करना चाहिए मीडिएशन को, क्योंकि हमने साइन किया हुआ है सिंगापुर कॉन्वेंशन ऑन मीडिएशन को, राइट, फॉर्मली द यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, इतना बड़ा नाम से अच्छा सिंगापुर कॉन्वेंशन, ठीक है। तो इसीलिए इट इज एप्रोप्रिएट कि हम लॉ बनाएं। की फीचर्स क्या हैं बिल के, देखिए ये एम करता है कि हम प्रमोट करें, एनकरेज करें, फैसिलिटेट करें मीडिएशन को, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली डेडिकेटेडली बनाया जाए तो इन तरह के डिस्प्यूट को रिजोल्व करें, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सिविक हो, जिस तरह के भी, ठीक है। और ये बिल का हमने फर्स्ट फीचर देख लिया। बिल प्रपोज करता है मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन। अब यही तो सारी दिक्कत है, आप कैसे मैंडेट कर दोगे, मतलब आप समझने की कोशिश करिए, हर लिटिगेशन से पहले आप कैसे, इट इज पॉसिबल, ओके। एट द सेम टाइम इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स टू अप्रोच कंपीटेंट एजुकेटरी फोरम्स कोर्ट्स फॉर अर्जेंट रिलीफ, ठीक है, इन्होंने बोला है कि अर्जेंट रिलीफ के लिए आप जा सकते हैं डायरेक्टली कोर्ट्स के पास भी, पर वैसे कुछ ही केस में, यूजुअली इन्होंने कहा है इतने तक के केसेस हैं तो आप मीडिएशन मैंडेटरी है, ये सब वगैरह, ठीक है। मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, डेफिनेटली इसको रिवील नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट इन सर्टेन केसेस, ओके। जो आउटकम होगा मीडिएशन के प्रोसेस का इन द फॉर्म ऑफ अ मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट विल बी लीगली एनफोर्सेबल। तो फिर उसके बाद अब एक पार्टी कोई जाके फिर से कहते नहीं जी उस टाइम पे हमें ऐसे भड़का दिया था तो हमने मान लिया, लेकिन हम तो आज खुश नहीं है, हमको पैसे दिलवा दो वापस, हमने कॉम्प्रोमाइज गलत कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। और इट कैन बी रजिस्टर्ड विद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और तालुक legal authorities within 90 days to ensure authenticated records of the settlement, ठीक है। और बिल एस्टैब्लिश करता है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होगा इसको रिव्यू करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, और प्रोवाइड करता है कम्युनिटी मीडिएशन को भी, पंचायत हेड्स, सीनियर्स, इस तरह से, ठीक है, एक्सपर्ट्स। कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स क्या कमेटी ने बोला है, प्री लिटिगेशन जो मीडिएशन मैंडेटरी बना रहे हो आप दोनों पार्टीज के लिए, बिफोर फाइलिंग एनी सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट वेदर और नॉट इट इज अ मीडिएशन अग्रीमेंट बिटवीन, क्या उनके बीच में मीडिएशन अग्रीमेंट हो ना हो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, बाय चांस आप एक पार्टी अगर फेल हो गई प्री लिटिगेशन मीडिएशन में तक करवाने में, तो फिर क्या होगा,
आपको बेफालतू पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या फिर अब देखिए आर्टिकल 21 इन्होंने लिखा है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक्सेस टू जस्टिस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाता है। तो आप कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? जाना है जिसको जाए, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अगर प्रोवाइड कर रहा है सीधा कोर्ट में जाने का, तो ठीक है। ये चीज, मीडिएशन शुड जस्ट बी वॉलंटरी एंड मेकिंग इट अदरवाइज वुड अमाउंट टू डिनायल ऑफ जस्टिस। एक चीज और जो यहाँ पे लिखी है, क्लॉज 26 जो बिल का है, वो कोर्ट एनेक्स्ड mediation, okay, including pre-litigation mediation will be conducted in accordance with the directions or rules framed by the Supreme Court or High Courts. ऑलराइट, देखिए क्या है, कमिटी ने ऑब्जेक्ट किया है इस पे। कमिटी ने कहा है, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या है, कि जो क्लॉज 26 है वो इट वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत सारी कंट्रीज जो कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करती हैं, वहाँ पे एक हेल्दी ट्रेडिशन है कि अगर स्टैट्यूट या किसी तरह का लॉ नहीं बना हुआ, तो जो एपेक्स कोर्ट होता है वो अपने जजमेंट के थ्रू, वर्डिक्ट के थ्रू, डिसीजंस के थ्रू एक लॉ का ही वेट कैरी करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जैसे ही एक लॉ को आपने पास कर दिया, फिर उसके बाद इट बिकम्स द गाइडिंग फोर्स rather than the instructions or the judgments given by the, so therefore clause 26 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वही वाली गाइडलाइंस होगी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रूल्स बनाएंगे, तो फिर आप लॉ किस लिए लेके आ रहे हो, ठीक है। फर्दर मोर द बिल कंसिडर्स इंटरनेशनल मीडिएशन टू बी डोमेस्टिक when it is conducted in India, with the settlement being recognized as a judgment or decree of a court. Okay, the Singapore Convention does not apply to settlements that already have the status of, ऑल राइट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो सिंगापुर कन्वेंशन है वो उन सेटलमेंट्स पे अप्लाई नहीं करता जो ऑलरेडी विच हैव द स्टेटस ऑफ जजमेंट्स और डिक्रीज। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब आप क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन करवाएंगे इंडिया में, तो इट विल एक्सक्लूड ट्रिमेंडस बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड एनफोर्सेबिलिटी, कि आप बाहर वाले वो कर ही नहीं सकते जब यहाँ पे मीडिएशन, आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वाले जो हैं, जो यहीं पे केसेस हैं यहीं की पार्टीज के बीच में, सिर्फ उन्हीं तक अगर सीमित रखेंगे, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू एक्चुअली implement the letter and the spirit of Singapore Convention. Now this is important. This is actually very 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 beautiful. आपको यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. I would recommend आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लें, या अगर आप फिजिकल कटिंग ले सकें, जैसे भी आप नोट डाउन करें, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे मैं शुरू करने से पहले एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, आइडिया क्या है इस पूरे आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस करने का, और विमेन से रिलेटेड क्या होना चाहिए, विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट ऑफ विमेन, ठीक है। विमेन डेवलपमेंट को लीड करे, ना कि विमेन की डेवलपमेंट की जाए, ठीक है। ये सरकार का इनिशिएटिव है, नारी शक्ति इनिशिएटिव, जिसके तहत बेसिकली हमने क्या क्या देखा है, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसका एम है कंस्ट्रक्ट करना 2.95 करोड़ हाउसेस को, उसके 69% अगर हम हाउसेस देखें, दे आर ओन आइदर पार्टली और कंप्लीटली बाय विमेन। देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, पता है जब हर उसका विमेन का ना सपना होता है कि हमको एक पक्का हाउस मिले, अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो जिनके पास नहीं है, ठीक है, हर किसी का होता है कि मतलब हमारे पास एक पक्का हाउस हो, राइट। फिर उससे उनको एक फिनेंशियल वो मिल जाता है, हेफ्ट मिल जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं हाउस होल्ड की, और बेसिक एमिनिटीज हो उस पक्का हाउस में, यानी कि सिक्योरिटी, डिग्निटी, इकोनॉमिक पावर, ये फिर लिफ्ट करता है उनके सोशल इंक्लूजन को, ठीक है, ये चीज। तो ऑब्वियसली जो घर की ओनरशिप है, इट ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से देखें, उज्ज्वला योजना, ठीक है। ओवर 9.4 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैव बीन रिलीज्ड अंडर द उज्ज्वला योजना। अगर हम स्कीम की बात करें, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी कनेक्शंस मिलते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब वो लकड़ियां जलाना या फिर जो इस तरह के फ्यूल को यूज करना, कुकिंग फ्यूल को, काफी पोल्यूशन भी क्रिएट करते थे, और विमेन की हेल्थ भी बहुत हद तक लोगों में ये जब रिसर्च हुई, पता चला कि लंग सबसे बड़ा इम्पैक्ट लंग्स पे हो रहा था विमेन की, और छोटे छोटे बच्चे जो घर पे रहते हैं साथ में विमेन के। तो फिर इसको आप रिप्लेस करके एलपीजी जब सरकार ने दिया, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी रिकॉग्नाइज किया कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन इंप्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ द वुमेन। तो इससे क्या आपने इंश्योर किया, इससे भी आपने उनकी डिग्निटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंट तीनों को इंश्योर कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें इतने सारे टॉयलेट्स बनाए गए। डेफिनेटली यार, मतलब आप एक बार जब बिहार इलेक्शंस का सर्वे देखोगे ना, फील्ड सर्वे, तो उस टाइम पे आपको पता है बीजेपी, और उस समय तो नीतीश जी भी थे साथ में, तो क्यों उनको इतना बड़ा सपोर्ट मिला था, स्वच्छ भारत मिशन। आई रिमेंबर विमेन सेइंग दिस आउट लाउड कि हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि हमें जो शौचालय उन्होंने बना के दिए हैं, और जिस तरह का वो हमारी डिग्निटी को जिस तरह से उन्होंने इंश्योर किया है, हम तो बीजेपी का ही साथ देंगे, इस तरह से उनकी बातें थी। तो आप समझ सकते हैं उनके लिए कितना जरूरी है, ठीक है।
सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम बात करें, गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट को भी कोट किया, एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड द सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया, जिनसे हमें पता चला कि 93% ऑफ वुमेन रिपोर्टेड दैट दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ बीइंग हर्ट बाय समवन और हार्म्ड बाय एनिमल्स व्हाइल डिफिकेटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी उनकी डिग्निटी के लिए और बहुत बड़ा, इट्स वेरी गुड। ओके, MG नरेगा टू फंड, ओके, मनरेगा फंड करेगा बहुत सारे डिजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड अक्रॉस, ओके, रिवर्स करना है बेसिकली। अब हम बताते हैं कि आपको पता है दो स्कीम्स के बारे में, एक है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो आप बहुत बारी पढ़ते हैं वाटर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स में या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, सिंचाई यानी कि बेसिकली इरिगेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंबाइन करने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि मनरेगा के तहत क्या किया जाएगा, आपको पता है उसमें एसेट्स क्रिएशन होती है। मनरेगा में यही तो काम होता है, जो आपको दिया जाएगा डेली वेज पे जो वर्क मिलता है वो एसेट क्रिएशन का मिलता है। ठीक है, तो अब डिग्रेडेड लैंड जो है, जो बिल्कुल डिजर्टिफिकेशन जहाँ पे हो चुकी है, उनको रिवर्स करने के लिए एसेट्स क्रिएशन होंगे, तो वो मनरेगा के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्प्रिंकलर टैंकर्स या फिर बहुत सारी इस तरह के जो बिल्टअप होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस, ये सब कुछ इसके तहत किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस पब्लिश्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन 2021, एटलीस्ट 30% भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो डिग्रेडेड लैंड की कैटेगरी में आ जाता है। झारखंड, राजस्थान वगैरह ये आपको पता है बहुत ही हेविली इंपैक्टेड है। तो इसमें अगर आप दोनों की एक्टिविटीज को कंबाइन कर दोगे तो डेफिनेटली उनकी वेज भी इंश्योर हो जाएगी, कंप्लीटली उन्हें पूरे साल काम भी मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बाकी है इस वाले रीजन में तो अभी, और सब कुछ इंश्योर हो जाएगा। NMC seeks details of suicides dropouts in medical colleges, very very important issue। नेशनल मेडिकल कमीशन ने फाइनली क्या किया है, अक्टूबर 7 की डेडलाइन को मार्क किया है, रखा है कि मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी हेड्स हैं उनको प्रोवाइड करना है डिटेल्स को कि कितने मेडिकल स्टूडेंट्स बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट उनकी डेथ हुई है सुसाइड द्वारा। ओके, या फिर कितने बच्चों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है अपने MBBS के कोर्स को या पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स को पिछले 5 सालों के अंदर। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज NMC के सामने आए हैं, जिसमें सुसाइड, रैगिंग, ओवरवर्क, डिनायल ऑफ वीकली ऑफ्स टू द स्टूडेंट्स की वजह से इस तरह का मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ उनकी खराब होती हुई देखी है हमने। ठीक है, डॉक्टर्स ने बहुत वेलकम किया है इस स्टेप को, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत काम करने की जरूरत है NMC को इस डायरेक्शन में। आप अपॉइंट करिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी को जो इन तरह की कंप्लेंट्स में देखे। आप एक हेल्पलाइन नंबर डेडिकेट करिए। एक सजेशन ये भी है जो कम्प्लीटली एक कोई साइकेट्रिस्ट उसका मेंबर भी हो, कोई एक सीनियर प्रोफेसर हो साइकेट्री का, और इस तरह से कॉल कर सके और बच्चे अपना वेंट कर सके मेंटल प्रेशर को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए कमीशन को, और कमीशन ने कॉलेजेस को क्या बोला है कि आप डिटेल्स प्रोवाइड करिए कि कितना वर्किंग आवर्स है आपका, बच्चों को आप कितना पढ़ाते हो, कितना लैब वर्क होता है, वीकली ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता बच्चों को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे केसेस सुसाइड रैगिंग से ही लिंक्ड हो, पर बहुत मेजॉरिटी, मतलब MBBS में तो बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है। एंड माई MBBS फ्रेंड्स नो दीज थिंग्स वेरी वेल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब वहाँ पे होती ही है रैगिंग, बाकी सारी चीज़ों में चाहे ना हो, वहाँ तो होती ही है। सेंटर प्लान्स कटिंग कोल सप्लाई टू प्लांट्स दैट डोंट अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। भारत ने क्या किया है, भारत इस एक्चुअली बीन लैगिंग सीवियरली इन इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट, देखिए मैं आपको बताती हूँ, पावर मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 2021 में क्या किया था, एक ऑर्डर दिया था कि सारे थर्मल पावर प्लांट्स को इंश्योर करना है कि आप 5% जो बेसिकली जो आप अपने कोल यूज करते हो उसको 5% रिप्लेस करके बायोमास के पैलेट्स, छोटे छोटे से जो उसके पैलेट्स बने होते हैं बायोमास के, उसको यूज करिए, जिनकी सेम कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इट इज गुड ओनली। देखिए इससे क्या होगा, अगर इसको एक लार्जर लेवल पे इनिशिएट किया गया ना, जो फार्मर्स हैं, स्टबल बर्निंग फार्मिंग भी नहीं होगी, स्टबल बर्निंग भी नहीं होगी, उनको एक एडिशनल इनकम भी मिल जाएगी, क्योंकि उनका बायोमास जो इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, फिर इन लोगों के पास चला जाता है, थर्मल प्लांट्स के पास। फिर उसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट की भी सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे आप। ऑब्वियसली कोल का 5% आपने रिप्लेस करके बायोमास से यूज कर दिया, तो फिर उससे ऑब्वियसली क्या हुआ, आपके उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू उसकी पैलेट की भी उतनी होती है और कोल की भी इतनी होती है। तो इससे बस इन्वायरमेंट को ही अच्छा होगा, एमिशंस की कट हो जाएगी। तो ये चीज़ लेकिन बेसिकली अभी तक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने नहीं किया है, इतने सारे
बार बार रिमाइंड करने के बाद भी। तो इसीलिए अब सरकार क्या सोच रही है, सरकार सोच रही है कि अब फाइनली क्या किया जाएगा, इनको कोल इन दिया जाएगा जो इनसे नई दिल्ली, इट्स न्यू दिल्ली इज टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग। देखिए ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। बेसिकली क्या कह रहे हैं ये लोग कि हम सोच रहे हैं कि जो भी इन तरह की गाइडलाइंस को मैच नहीं करता तो वी विल कट देयर कोल सप्लाई ओनली इफ दे आर नॉट कंप्लाइंग विद दीज गाइडलाइंस। ओके, सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। अब देखिए लिज ट्रस्ट ने क्या किया है। लिज ट्रस्ट आपको पता है जब आई थी तो उन्होंने क्या कहा था अपने जब वो जीती थी कि मैं टैक्स कट्स करूंगी एंड ऑल ऑफ दैट अब लेकिन फाइनली क्या हुआ है, उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जो सबसे अपर मोस्ट टैक्स जो वो लगाते हैं वहाँ पे 45% टैक्स जो कहीं जो अपर ब्रैकेट है जो हाई इनकम कैटेगरी है वो भरती है, उसको उन्होंने कट करने की बात की थी। लेकिन अब वो कट नहीं कर रहे हो, कहते नहीं ये टैक्स बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह की अनाउंसमेंट की गई ना बेसिकली तो बहुत ज़्यादा पाउंड का रेट गिर गया, कॉन्फिडेंस गिर गया लोगों का गवर्नमेंट के अंदर। और कैसे पता चला कि लोगों में डर, पता है क्या, अपनी पार्टी में इनमें फ्यूड्स आ गए। तो अच्छा ठीक है, आप इसको फंड कैसे करोगे? जो कट हो गया टैक्स, जो अभी तक इतने अपर ब्रैकेट ऑफ टैक्स में से इतना सारा जो रेवेन्यू आ रहा है उसको फिर आप क्या करोगे? आप वेलफेयर स्कीम्स पे कट करना शुरू करोगे, ठीक है, और फिर उसको आप कहाँ दोगे? उसके रेवेन्यू कट पे लगाओगे। तो लोगों को कॉन्फिडेंस सरकार में ही गिरना शुरू हो गया, इसीलिए इनको यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का टैक्स कट नहीं होगा। और ये एक जबरदस्ती का एक डिस्ट्रैक्शन भी बन गया है 45% टैक्स कट वाली चीज। तो इसीलिए हम इस चीज से वो ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि जो विंटर्स हैं उनमें एनर्जी सप्लाई हम इंश्योर कर पाए। तो इसीलिए दिस एक्चुअली ब्रिंग्स एज अ ह्यूमिलिएशन फॉर ट्रस्ट। Khamenei blames US Israel for Iran protests। आयतुल्ला खमीनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका ये कहना है कि जो यूएस है और इजराइल है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने एजेंट्स को यहाँ पे भेज रहे हैं। जो जाइनिस्ट हैं, जो ज्यूज हैं, वो अपने पेड एजेंट्स को या फिर कुछ कुछ जो ट्रेटर्स या फिर जो बिट्रेयर्स ऑफ हैं जो ईरान के जो अब्रॉड रहते हैं, उनके थ्रू ये सारे प्रोटेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। वो पुलिस पे अटैक करते हैं, कार चलाते हैं, मॉस्क भी तोड़ रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप रिमूव कर रहे हो हिजाब को, प्रोटेस्ट कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। इनका ये कहना है ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोली है, द डेथ ऑफ द यंग वुमन महसा अमीनी एक्चुअली ब्रोक आवर हार्ट्स, खमीनी ने बोला है। लेकिन ये चीज भी नॉर्मल नहीं है कि लोग उठ के क्रिमिनल्स बन जाएं, पुलिस पे अटैक करने लगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज कही है। ये पहली स्टेटमेंट सुप्रीम लीडर की तरफ से हमने देखी है। सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी बड़ी सारी प्रोटेस्ट हो रही है, डाउन द सुप्रीम लीडर एंड ऑल ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।